वेलकम स्टूडेंट्स, फिलोसफी एग्जाम दिस यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। देखिए, जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 और एस टेट का एग्जाम में बैठने के लिए प्लान कर रहे हो, जिनका सब्जेक्ट फिलोसफी है, उनके लिए मैं एस टेट का जो सिलेबस है उनमें से लॉजिक का जो सेक्शन है, वही लॉजिक का सेक्शन से एक एक सेट का एमसीक्यू क्वेश्चन 25 एमसीक्यू क्वेश्चन एक सेट में मिल जाएगा आपको। वो एक सीरीज चला रहे हैं। इसमें आपको लगभग 250 के आसपास क्वेश्चन इस चैनल में मिल जाएगा। अभी सेट 1 सेट 2 ऐसे करके आपको 10 गो सेट दिया जाएगा। एक सेट में 25 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा जो लॉजिक के रिगार्डिंग है, और जो इस स्टेट का लॉजिक का सिलेबस है वो कवर कर हो जाएगा। और उसके साथ जो स्टूडेंट्स जेएसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब जो झारखंड की स्कूल सर्विस कमीशन के लिए बैठना चाहते हो, उनका भी सिलेबस में जो ये पार्ट है ये कवर हो जाएगा। तो आप सब लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो, और कोई भी इंक्वायरी है आपका तो आप तुरंत हमको, जो फ़ोन नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है 9679274669, ये मेरा नंबर है। आप फील फ्री होके इस नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्यूशन दिया जाएगा। प्रॉब्लम मतलब जो रिगार्डिंग फिलोसफी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फास्ट पहले ही हम क्या पढ़ेंगे, निगमनात्मक तर्कशास्त्र की परिभाषा। एग्जैक्टली क्या बताया जा रहा है आपको, जैसे हिंदी में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, एट द सेम वे आपको ये इंफॉर्मेशन इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक का डेफिनेशन और निगमनात्मक तर्कशास्त्र की परिभाषा। डिडक्टिव आर्गुमेंट को उसका संज्ञा में क्या बताया जाता है, निगमनात्मक तर्कशास्त्र एक ऐसा तर्क है जिसमें निष्कर्ष पूर्व निर्धारित पूर्व कथन प्रस्तावनाओं से अनिवार्य रूप से निकालता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है जो एक सेटअप होता है ना, ये देखो नीचे हमने एग्जाम्पल भी दिया, सभी मनुष्य नश्वर है, हाँ, ऑल मेन आर मॉर्टल। सुकरात एक मनुष्य है, अतएव सुकरात नश्वर है। ये जो सेंटेंस का सेट दिया है, ये सेंटेंस का जो सेट है, ये फास्ट दो सेक्शन को प्रेमिस बोला जाता है, और लास्ट में जो लिखा है इसको कंक्लूजन बोला जाता है। तो आपको जो इस डेफिनेशन में जो वो बताया गया उसका जो मीनिंग है वो जानना जरूरी है। इसमें बोला गया है, ये जो दो सेंटेंस होते हैं जिसको प्रेमिस बोल रहे हैं हम लोग, हेतुवाक्य बोलते हैं या प्रेमिस बोलते हैं या प्रस्तावना बोलते हैं, कुछ भी बोलो आप, इस दोनों सेक्शन में ही आपको पता चल जाएगा कंक्लूजन में क्या ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, कंक्लूजन में क्या ड्रॉ होगा ये आपका फर्स्ट दो सेक्शन से ही पता चल जाएगा, और जो कंक्लूजन है ये ऊपर का दो सेक्शन से ही निकल के आता है, तो फिर इस कारण से ये हाँ वैलिड होता है। नेचुरली इट्स सेट ऑफ, ये इसका जो सेटअप है, कंक्लूजन का जो सेटअप है, ये वैलिड फॉर्म में आ जाता है इफ इट इज ओबे ऑल काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन देन। ओके, चलो, ये यदि सभी पूर्व कथन सत्य है तो निष्कर्ष भी निश्चित रूप से सत्य होगा, जैसे हम अभी अभी आपको बताए वही। चलिए इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं, जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल फील कर होता है वो इंग्लिश भी पढ़ सकता है। देखिए, डिडक्टिव लॉजिक का डेफिनेशन क्या बताया जा रहा है। डिडक्टिव लॉजिक इज अ टाइप ऑफ रिजोनिंग, टाइप ऑफ व्हाट इज दैट, टाइप ऑफ reasoning, in which type of reasoning in which conclusion necessarily follows from the given premises मतलब जो दो premise दे के रखा है, हाँ, if the premises are true the conclusion must also be true, it moves the general to specific statement, general मतलब फर्स्ट जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल सेंटेंस है, और जो कंक्लूजन है ये पार्टिकुलर सेंटेंस है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल मतलब यूनिवर्सल, ये जो ऊपर का सेंटेंस है ये यूनिवर्सल फॉर्म में लिखा गया है, और ये जो लास्ट का सेंटेंस है ये पार्टिकुलर फॉर्म में लिखा गया है।
form, it's not only particular form but the sentence is also particular, proposition is also particular, you know, that's why it's telling that the general to specific. ये जो फॉर्मेशन है ये कौन सा सिस्टम में लिखा है, ये जनरल टू स्पेसिफिक डायरेक्शन में लिखा गया है। ओके, तो डिडक्टिव लॉजिक जो है व डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है और डिडक्टिव लॉजिक जिसको बोला जाता है, इसमें जो कंक्लूजन है ये प्रोबेबल नहीं होता है अगर रूल को माना जाए। अगर ऊपर का जो दो सेक्शन है मतलब जो प्रोपोजिशन है वो अगर ट्रू आएगा तो कंक्लूजन ट्रू होना लाजमी है, मतलब होगा ही। ओके, चलिए आज हम लोग ये डिडक्टिव आर्गुमेंट को आधार करते हुए हम लोग 25 MCQ क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है, चलिए क्या बताया जा रहा है, देखिए थोड़ा कलर तो चेंज कर लेते हैं। हाँ, इंक कलर जो है वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं और इसको थोड़ा थिक भी कर लेते हैं। चलिए, डिडक्टिव लॉजिक प्रोसीड फ्रॉम, डिडक्टिव जो लॉजिक है ये किस तरह प्रोसीड होता है, हम अभी अभी बोले आपको जनरल टू पार्टिकुलर, जनरल से पार्टिकुलर मतलब यूनिवर्सल से जनरल टू पार्टिकुलर लिखा है, यूनिवर्सल से पार्टिकुलर तक जाता है। कैसे जाता है वो अभी अभी हम एग्जाम्पल पे आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, इन डिडक्टिव लॉजिक if the premises are true then the conclusion is it must be true, certainly true। मतलब अगर ऊपर का दो सेक्शन, इसमें एक बात आपको बताना जरूरी लग रहा है हमको, जो ट्रू है, दो सेक्शन अगर ट्रू है, दो प्रेमिस है तो फिर दो ट्रू है, देन कंक्लूजन जो है ये ट्रू होना लाजमी है। ठीक है, अगर कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है तो ये पूरा सेक्शन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हम आपको और डिटेल बोलेंगे जब हम आपको ट्रूथ टेबल पढ़ाएंगे तब। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है, अ सिलोगिज्म इज अ फॉर्म ऑफ अ फॉर्म ऑफ, किस तरह फॉर्म होता है, डिडक्टिव पैटर्न से। इंडक्टिव पैटर्न का फॉर्म कैसा होता है देख लो एक बार। इंडक्टिव पैटर्न जो है ये पार्टिकुलर सेक्शन से यूनिवर्सल सेक्शन में आ जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेक्शन में आता है, और जो सिलोगिज्म है, सिलोगिज्म हमेशा यूनिवर्सल सेक्शन से पार्टिकुलर सेक्शन में आता है, पार्टिकुलर सेक्शन में। तो यूनिवर्सल से पार्टिकुलर सेक्शन आए तो इसको डिडक्टिव बोला जाएगा, और पार्टिकुलर से यूनिवर्सल सेक्शन में आए तो इसको इंडक्टिव बताया जाएगा। ठीक है, और एनालॉगी क्या है, जहाँ पे मैंने क्या एनालॉगी जो है उसमें उपमा जो है, उदाहरण जो दिया जाता है वो नेचुरली लिटिल ऑफ एरियाज दे आर मैच्ड विद बोथ। तो इस काइंड ऑफ अगर वो दो सेक्शन में थोड़ा बहुत मिल जोल है उसके आधार पे एक बड़ा कोई सिमिलरिटी को ढूंढ के कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, वो उसको ही एनालॉजी बोला जाता है। ठीक है, और हाइपोथेसिस मतलब जो है इफ देन वाला सेंटेंस जो बनता है ना, इफ और देन से, लाइक इफ राम विल कम देन श्याम विल गो, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस कम्स अंडर द हाइपोथेसिस। ओके, तो इसमें जो आंसर आया वो है डिडक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडक्टिव आर्गुमेंट लॉजिक गारंटीड क्या गारंटी देता है, डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या गारंटी देता है, प्रोबेबिलिटी मतलब ये जो आप पढ़ोगे, मतलब आप जो प्रेमिसेस से आप कंक्लूजन तक आओगे, ये जो जर्नी है इसमें क्या होता है, प्रोबेबल होता है, पॉसिबिलिटीज होते हैं, सर्टेनली होते हैं, और डाउट क्या होता है इसमें, ये तो सर्टेन होता है ना, अभी अभी हम बोले। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको पूछा गया है ये इंडक्टिव है या डिडक्टिव है या हाइपोथेसिस है या एनालॉजी है। ठीक है, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, देखिए एक यूनिवर्सल सेंटेंस है, तो लास्ट में यही जगह पे लिख रहे हैं, देखिए एक यूनिवर्सल सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आ स्पैरो इज अ बर्ड, मतलब स्पेसिफिक स्पैरो के ऊपर चला आया तो पार्टिकुलर हो गया। अब बताया जा रहा है आ स्पैरो हैज विंग्स, मतलब कंक्लूजन भी वही पार्टिकुलर सेक्शन के ऊपर बनाया गया, तो मतलब यूनिवर्सल से पार्टिकुलर आया, कौन सा लॉजिक होगा, डिडक्टिव। तो आंसर क्या है, डिडक्टिव। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन।
Okay, if there will be any kind of query or any kind of doubt, if you have not clear yet, then you should comment below. Okay, कमेंट करके आप बताओ, या नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको पता है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी बोल सकते हो। कहीं पे कोई डाउट रहेगा तो जरूर आप हमसे संपर्क करके पूछिएगा। ओके, हु डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ डिडक्टिव लॉजिक, किसने बताया ये सब? कांट ने, डेकार्ट ने, एरिस्टोटल ने, लॉजिक लॉक ने, किसने बनाया? ये एरिस्टोटल का है। जो बेसिक बेसिक लॉजिक है ना, जिसको गतानुगतिक भाष्य बोला जाता है, या जो बोले हम आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है लॉजिक का, वो पूरा लॉजिक का कॉन्सेप्ट डेवलप किया एरिस्टोटल ने। ठीक है, दैट्स व्हाई एरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ लॉजिक। ओके, चलिए ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन नंबर 7, द डिडक्टिव कंक्लूजन इज, डिडक्टिव लॉजिक में कंक्लूजन क्या होता है? सर्टेन होता है, बार बार आपको बताया जा रहा है ना, स्ट्रॉन्ग होता है, प्रोबेबल होता है, वीक होता है, क्या होता है? सर्टेन होता है ना। डिडक्टिव लॉजिक डील्स विद, डिडक्टिव लॉजिक किसके साथ डील्स करता है? डिडक्टिव लॉजिक ऑलवेज डील्स विद किसके साथ? लॉजिकल नेसेसिटी के साथ। कभी ऑब्जर्वेशन के साथ डील नहीं करता है, फैक्ट के साथ डील नहीं करता है, एक्सपीरियंस के साथ डील नहीं करता। ये ऑब्जर्वेशन, फैक्ट, एक्सपीरियंस सब कुछ आएगा इंडक्टिव लॉजिक में। जब हम लोग इंडक्टिव लॉजिक के ऊपर 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वही टाइम पे और डिटेल में इंडक्टिव लॉजिक के बारे में बताएंगे। अभी हम लोग डिडक्टिव लॉजिक डिस्कस करें, इसी कारण से डिडक्टिव लॉजिक का जितना पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू। देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, फिलोसॉफी क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिडक्टिव। इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, चारों एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल डिडक्टिव आर्गुमेंट नहीं है, डिडक्टिव लॉजिक नहीं है? अच्छा, आप पढ़ लीजिए, अपने से पढ़ के बोलिए हमको कौन सा लॉजिक है जो कभी भी डिडक्टिव हो नहीं सकता, मतलब डिडक्टिव नहीं है। देखिए, जो भी सेंटेंस ऑल से शुरू हुआ है, जिसका भी ऑल से शुरू हुआ है, मतलब यूनिवर्सल से स्टार्ट हो रहा है, वो तीनों तो डिडक्टिव होगा ही। और जो पार्टिकुलर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब द सन राइजेस डेली सो इट विल राइज टुमारो, ये जो सेंटेंस है ये ही सिर्फ इंडक्टिव है। क्यों इंडक्टिव है? क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो दूसरी बात है, मगर ये सेटअप जो होता है प्रपोजिशन का सेटअप होता है आर्गुमेंट का, उस हिसाब से नहीं बना हुआ है, और एक यूनिवर्सल सेंटेंस से पार्टिकुलर तक नहीं आया है। दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज नॉट डिडक्टिव आर्गुमेंट और लॉजिक। ओके, चलिए लेट्स डू, विच स्ट्रक्चर डज नॉट डिडक्टिव आर्गुमेंट फॉलोज। कौन सा स्ट्रक्चर है जो डिडक्टिव आर्गुमेंट फॉलो नहीं करता है? देखिए, फर्स्ट में प्रेमिस रहता है, आगे ऑब्जर्वेशन, देन कंक्लूजन। ठीक है, प्रेमिसेस, हाइपोथेसिस, प्रेमिसेस, हाइपोथेसिस एंड देन थ्योरी, ये भी सही है। हाँ, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, प्रेमिसेस, लॉजिक, कंक्लूजन। और डी ऑप्शन में क्या बताया गया, प्रेमिसेस, ओपिनियन एंड रिजल्ट। प्रेमिसेस, ओपिनियन, रिजल्ट ये भी नहीं हो सकता, और प्रेमिस प्रेमिस तो हो ही नहीं सकता, मैंने मतलब फास्ट प्रेमिस तो रहेगा, उसके बाद तो जो प्रेमिस दिया गया है उसके बिहाफ पे एक लॉजिकल सेंटेंस लिखना जरूरी है, बाद में जाके उसी लॉजिकल सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होके आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ये पैटर्न को फॉलो करते हैं, इस पैटर्न को फॉलो होता करके कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है। तो आपका आंसर कौन सा सेक्शन से मिलेगा आपको? सेक्शन नंबर सी। ये जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। इसमें क्या बताया गया है, देखिए ऑप्शन सी में प्रेमिस एंड लॉजिक को ऐड करके कंक्लूजन बनाया जाता है। ठीक है, यही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। कौन सा फॉर्म जो है डिडक्टिव रीजनिंग का बेसिक पार्ट है? देखिए, हाइपोथेसिस है, फैलासी है, सिलोगिज्म है, एनालॉजी है। हम पहले ही आपको जो क्वेश्चन डिटेल पढ़ के आए हैं, ऊपर का जो क्वेश्चन, तभी बता दिया हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है, एनालॉजी का मीनिंग क्या है। तो सिलोगिज्म ये जो पार्ट है, सिलोगिज्म जो ये पार्ट है,
इस पार्ट से ही आपको जो बेसिक पार्ट है ना डिडक्टिव आर्गुमेंट का वो मिल जाएगा। सिलोगिज्म का जैसे फॉर्मेशन होता है, डिडक्टिव आर्गुमेंट वो प्री कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिक फर्स्ट पार्ट है वो ही। उसके आगे डिडक्टिव आर्गुमेंट और भी बहुत तरीके से लिखा गया है, आप अगर एडवांस स्टडी करोगे लॉजिक का तो वो ही जगह पे आपको मिल जाएगा। वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट हैव कंक्लूजन दैट आर, अगर वैलिड होगा डिडक्टिव आर्गुमेंट तो उसका जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो क्या होगा, वो लॉजिकली नेसेसरी होगा। लॉजिकली नेसेसरी, इम्प्रिकली ट्रू नहीं हो सकता, अनुभव का कोई काम ही नहीं है लॉजिक में, हाँ प्रोबेबल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये डिडक्टिव लॉजिक है। और फिलोसॉफिकली साउंड, हाँ साउंडनेस एक थॉट है मगर फिलोसॉफिकली थॉट साउंड नहीं, वो साउंडनेस एक लॉजिकल क्राइटेरिया है, वो फुलफिल हो जाएगा। मगर ये इसमें जो फिलोसॉफिकली साउंड ये शब्द लिखा है ये ठीक नहीं है, वो साउंडनेस लॉजिक का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो अप्लाई होता है इफ द आर्गुमेंट इज वैलिड और इनवैलिड। ओके, वैलिड आर्गुमेंट ऑलवेज शुड बी साउंड, साउंडनेस जो है वो रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। डिडक्टिव रीजनिंग इज ऑल्सो नोन एज, डिडक्टिव रीजनिंग किस नाम से, दूसरा क्या नाम है उसका, हाँ पूछा गया। टॉप डाउन लॉजिक, टॉप डाउन मतलब ऊपर में एकदम यूनिवर्सल सेंटेंस, आगे डाउन लेवल का मतलब पार्टिकुलर सेंटेंस रहता है, टॉप डाउन लॉजिक। ठीक है, और टॉप अप लॉजिक, सॉरी बॉटम अप लॉजिक, बॉटम अप इंडक्टिव लॉजिक है। ठीक है, चलिए द मेन गोल ऑफ डिडक्टिव लॉजिक इज, डिडक्टिव लॉजिक का मेन गोल क्या है, मेन मोटो क्या है, मेन मोटो क्या है, एंश्योर लॉजिकल कंसिस्टेंसी। लॉजिकल कंसिस्टेंसी क्या बताया जा रहा है, ये एंश्योर करता है लॉजिकल कंसिस्टेंसी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। डिडक्टिव लॉजिक इज मोस्ट यूजफुल इन, डिडक्टिव लॉजिक ज्यादातर किस में यूज होता है, ज्यादातर डिडक्टिव लॉजिक मैथमेटिक्स में यूज होता है। दैट्स वाई लॉजिकल जो ट्रूथ टेबल का सिलेबस है ना आपके सिलेबस में, वो ही सिलेबस मैथमेटिक्स का जो ऑनर्स पढ़ते हैं जो बच्चा, उनका भी एक सेक्शन में, उनका ऑनर्स का एक सेक्शन में, ऑनर्स का जो पेपर बनता है उस पेपर का एक सेक्शन में वो ट्रूथ टेबल का, ट्रूथ वैल्यूज का अलग अलग से सिखाया जाता है, वो सब भी है उनके सिलेबस में। ठीक है, चलिए which of the following best expresses deductive logic, deductive logic, which of the following best expresses deductive logic, इसमें क्या बताया गया है, बताया जा रहा है if a then b, a is true then b is true, यही ट्रू है मतलब ये सच है। आगे और भी ऑप्शन दिया हुआ है, वो सब हम नहीं पढ़े, आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, वो सही नहीं है इसी कारण से हम पढ़े भी नहीं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। which is not a characteristics of डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग का कैरेक्टर ही नहीं है। which one is this, देखिए फर्स्ट में क्या बताया गया, जनरल टू पार्टिकुलर, ये कैरेक्टर है डिडक्टिव आर्गुमेंट का। सेकंड में क्या बताया गया, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी ऑफ कंक्लूजन, सर्टेनिटी ऑफ कंक्लूजन ये भी कैरेक्टर है। थर्ड में बताएगा बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि रूल्स के हिसाब से बनता है। बेस्ड ऑन लॉजिक, बेस्ड ऑन लॉजिक ये भी सही है, तो ऑब्जर्वेशन जो है ये कभी नहीं होता है, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। A deductive argument with a false premises can be, a deductive argument with a false premises can be, हो सकता है कैसे, false premises हो जाएगा तो फिर क्या होगा, valid but unsound, वो साउंडनेस के बारे में हम बोले ना, वही बताया जा रहा है इसमें। डिडक्टिव आर्गुमेंट विद अ फॉल्स प्रेमिसेस, अगर जो दो प्रेमिस रहेगा वो फॉल्स प्रेमिस रहेगा, रूल्स के हिसाब से सेटअप ऐसे बनेगा, फॉर्म ऐसा बनेगा, वो वैलिड हो जाएगा, तो वो जो आर्गुमेंट है वो साउंड नहीं हो सकता, उसमें साउंडनेस नहीं रहेगा। क्योंकि अगर साउंड होना है कोई वैलिड आर्गुमेंट को तो जो प्रेमिसेस होगा वो लॉजिकली ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। A sound deductive argument must be, a sound deductive argument must be, क्या होता है a sound deductive argument, valid and all premises true, valid and all premises true। inductive logic, what is necessary for soundness, क्या necessary है soundness के लिए, soundness के लिए necessary है क्या बताया गया, both a and b, true premise होना और उसके साथ valid होना, अभी अभी हम बताया ना
साउंडनेस होने के लिए प्रेमिस जो रहेगा उसको ट्रू होना है और जो आर्गुमेंट रहेगा उसको भी वैलिड होना है, तो फिर साउंडनेस प्रूफ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। In philosophy, deductive logic was primarily formalized by, formalized किसने formalized किया इसको? एरिस्टोटल ने। अभी अभी हम बोले ना, एरिस्टोटल ने किया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। Which of the following is a valid deductive form? Which of the following, इसमें जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन सा है जो वैलिड डिडक्टिव फॉर्म में आ जाए? फर्स्ट वन इज modus ponens, hasty generalization, add ये जो और जो है रेड हेरिंग, एड होमिमाइन, ये सब नहीं है, ये रैंडमली पिकअप करके ये वर्ड को सेट अप कर दिए हम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मोडस पोनेंस। देखिए नेक्स्ट वन, 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ डिडक्टिव लॉजिक? मेन स्ट्रेंथ क्या है डिडक्टिव लॉजिक का? सिंप्लिसिटी, इमोशनल अपीयरेंस, अपील और सर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट, सर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट, डाइवर्सिटी। ये सब जो सिंप्लिसिटी, डाइवर्सिटी, इमोशनल, ये सब शब्द कहाँ पे यूज होता है? एसएसटी में। एसएसटी मतलब सोशल साइंस सब्जेक्ट में या दूसरी जगह पे। लॉजिक में ये सब शब्द का कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन में क्या, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? अ फेलासी इज अ डिडक्टिव आर्गुमेंट मीन्स, a fallacy is a deductive argument. What is the meaning of deductive argument? is here बताया जा रहा है। ऑप्शन ए में क्या बोले? आर्गुमेंट फॉर्म इज ऑलवेज फॉल्स। आर्गुमेंट फॉर्म जो रहेगा, आर्गुमेंट जो रहेगा वो ऑलवेज फॉल्स होगा। बी में क्या बताया गया है? आर्गुमेंट इज लॉजिकली इनवैलिड। आर्गुमेंट जो है वो लॉजिकली इनवैलिड। और आर्गुमेंट इज मोरली रॉन्ग और नन। बोला जा रहा है अगर ये फेलासी इज अ डिडक्टिव आर्गुमेंट, उसमें इनवैलिड तो होता है, भ्रांति का इसमें क्वेश्चन टाइप होने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। निगमन तर्क में भ्रांति का क्या अर्थ है? इनवैलिड ये शब्द होना जरूरी था इसमें। हाँ, फेलासी इनवैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट, ये जो इन लिखा है इसके साथ वैलिड होगा। ठीक है, आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। इनवैलिड, द टर्म वाज इनवैलिड। ओके, हाँ, तो क्या होगा? आर्गुमेंट इज लॉजिकली इनवैलिड, तो ही ये सेंटेंस सही है। लास्ट क्वेश्चन, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। तो आप सभी को थैंक यू वेरी मच फिलोसफी एग्जाम इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और स्क्रीन पे जो 967922746669 ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप लोग अगर प्लान कर रहे हो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम में बैठने के लिए या WB सेट एग्ज़ाम में बैठने के लिए, या नहीं तो बीपीएससी टीआरडी 4.0 या नहीं तो 5.0 में प्लान है, और स्टेट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, या झारखंड का स्कूल सर्विस कमीशन में बैठने का प्लान भी है, जो भी एग्जाम रिगार्डिंग फिलोसफी है, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद मी एनी काइंड ऑफ हेल्प। मतलब जो ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन नोट्स आपको चाहिए, PDF आपको चाहिए, क्वेश्चन आपको चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रही हो आपकी स्टडी के रिगार्डिंग, उसका सॉल्यूशन के लिए हम इस तरफ बैठे हुए हैं, एक हेल्पिंग हैंड बना के आपके लिए। चलिए आप हमसे जुड़ जाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। ओके, चलिए आज का स्टडी इतने दूर तक, आगे कंटिन्यूसली आप फॉलो करते रहिए, आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।